हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो पहले मैंने अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे आधुनिक प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा संस्कृति दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ये हम पहली पार्ट 1 की वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा आता है पुरा स्थल। पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल ऐसे स्थल को कहा जाता है जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, मृतभांड, इमारत तथा इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। मृतभांड का मतलब होता है पूरा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको मृतभांड कहते हैं। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया, जिन्हें छोड़कर वह कहीं चले गए। सीधे बताते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता वहाँ रह रही थी, उसके बाद रहने के बाद उनके विलुप्त होने के बाद या उनके वहाँ चले जाने के बाद कुछ सालों बाद कुछ खोजकर्ता वहाँ पे आते हैं, तो उनको वहाँ पे कुछ अवशेष उनके मिलते हैं, कुछ सामान उनका मिलता है, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे पहले भी कोई सभ्यता रह चुकी है। उनको हम पुरास्थल कहते हैं। यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। यहाँ भवनों का निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया जाता था, यानी पूरी प्लानिंग करके उसको बनाया जाता था। अब प्लानिंग में क्या था? पहले सड़क आ गई, सड़क के साथ जुड़ी हुई नालियाँ होती थी, नालियों से जुड़ के घर बनाए जाते थे। ये इनका प्लान करके बनाते थे इसको पूरा। यह बस्ती दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग का शहर और निचला शहर। दुर्ग का शहर वह शहर होता था जो छोटी जगह में बनाया जाता है, लेकिन ऊंचाई पर होता था, और इसमें बने घर किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लिए जाते थे, जैसे स्नानागार, अन्नागार, गोदाम, मकान इनके। और निचला शहर बहुत बड़े एरिया में बनाया जाता था, लेकिन ये बहुत नीची जगह पर बनाया जाता था। मतलब जो दुर्ग वाले शहर होते थे उनसे नीचे बनाया जाता था। और इसमें जो घर बने हैं वो आवासीय भवन के रूप में जाने जाते हैं, यानी आम लोगों द्वारा, आम जनता द्वारा उन्हें प्रयोग में लिया जाता था। दुर्ग के शहर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। यह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी है। जैसे हम नींव भरते हैं ना, गड्ढा खोद दिया, गड्ढे के अंदर फिर ईंटों से उसकी नींव बनाते हैं, नींव के ऊपर हम घर बनाते हैं, उस तरीके से इन्होंने घर बना रखा था। ये दुर्ग के चारों तरफ दीवार से घेरा किया जाता था। ये इन्होंने घर बनाया तो उसको चारों तरफ से दीवारों से घेर देते थे। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया। माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंटों से बना था। ये देखिए, ये माल गोदाम, मान लीजिए माल गोदाम है, इसका जो बेस जो होता है जिसे हम नींव कहते हैं, ये ईंटों से बना दिया पूरा। ईंटों के ऊपर जो इसकी जो संरचना बनाई गई थी माल गोदाम, ये लकड़ी का बनाया गया था, जिस कारण जब ये यहाँ पे वैज्ञानिक जो खोजकर्ता आते हैं उनको ये नहीं मिलता है। उनको क्या मिलता है? सिर्फ इसका ये नीचे का हिस्सा मिलता है। ये दुर्ग का मैप है, इसे अपनी CBSE की बुक में देखिएगा, अपनी NCERT की बुक में देखना है। दुर्ग के मैप को पेपर देने टाइम इसको देख के जाना है। इसमें कई संरचनाएं दी गई है, आसानी से हमें समझा रखा है कि यहाँ पे किस तरीके से जगह बनाते थे। विशाल स्नानागार। यहाँ आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। मैं इसके आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये एक आंगन है, मान लीजिए ये जलाशय है, फिर इसको दीवारों से घेर रखा है पूरा। यहाँ से सीढ़ियाँ इसमें अंदर आने के लिए, और एक ही नाला है। और इसको पढ़ते हैं। यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। जलाशय में पानी एक बड़े नाले द्वारा बहा दिया जाता था। यह एक अनोखी संरचना थी। संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता होगा। कोई त्यौहार आ गया है, कोई पर्व आ गया, जैसे अभी छठ पूजा है, छठ पूजा में क्या करते लोग, कोई जलाशय तो होता है, वो भी एक बड़ी सी जगह में पानी भर जाता है, उसके अंदर नहा के अपनी पूजा करते हैं लोग। निचला शहर ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में
बसा था। निचला शहर को दीवार से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यहाँ पर भी वही था, ईंटों की संरचना, उसके ऊपर जाके घर। लेकिन इसमें जो खास है, जो दीवारों से जो घेर दिया था घरों को, वो सिर्फ दुर्ग के शहर में नहीं, निचले शहर में भी बनाया था, लेकिन बहुत कम घरों को ऐसे घेरा जाता था। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता होती थी। यानी इतने बड़े जो एरिया है, इसके अंदर घर बनाने के लिए पूरे लेबर जो होती थी बहुत ज़्यादा लगती थी। जल निकासी व्यवस्था। ये जल निकासी व्यवस्था हर बार चैप्टर से लिया आता है, क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषता इनके जल निकासी प्रणाली थी। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये मान लीजिए जैसे ये गली है, तो ये जो ये नालियाँ ऐसे बनती थी, यहाँ पे ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट देती थी ये नालियाँ। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगा है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियाँ बनाई गई, उसके बाद गलियों में अलग अलग मकान बनाए गए। जैसे मैंने आपको बताया, वो सड़क के बगल में नालियाँ और नालियों के फिर बगल में घर। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए एक बड़ा सा नाला होते थे, नाले में आता था, नाले से ये शहर के बाहर निकाल दिया जाता था, जिससे सारा पानी नगर के बाहर चला जाता था। गृह स्थापत्य कला, उनके घर बनाने की जो कला थी। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन है। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने गए हैं। ये आंगन है, आंगन के चारों ओर कमरे बना दिए जाते हैं, और यहाँ पे प्राइवेसी को बहुत ध्यान दिया जाता है। इस वजह से जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर का घर होता है, उसमें ना तो कोई एंट्रेंस गेट है और ना ही कोई खिड़की है, जो कि कोई बाहर का राह चलता हो कोई भी घर के अंदर ताका झाकी ना कर सके। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, जिसमें ईंटों का फर्श होता था। स्नान घर का पानी नालियों के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छतों पर सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। अब जो इनमें कुएं मिलते हैं, घरों में जो कुएं बना रखे, वो कुएं ऐसी जगह पर बना दिए जाते थे। ये घर है, तो ये घर के बाहर का कोई कमरा है, इसके अंदर कुआं बना दिया, जो कि घर के लोग भी इसका प्रयोग कर सके, राहगीर भी बाहर का चलता रहता है कोई प्रयोग कर सके। हड़प्पाई समाज में विभिन्नता का अवलोकन। अब विभिन्नता हर जनजाति में, हर जाति में होती है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई बड़े घराने से, कोई छोटे घराने से, किसी के पास पूरे बहुत अय्याशी वाली ज़िंदगी जीता है, किसी के पास 2 टाइम की रोटी गई, सिर्फ खाने के पैसे, बस। इसे हम पढ़ देते थोड़ा। हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं होती हैं। जैसा भी बता दिया आपको, किसी कोई ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत अमीर है, किसी पैसा बहुत है, किसी पैसा नहीं है। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। इन तरीकों में से एक है शवाधान का अध्ययन, यानी मरने के बाद उनके जो शव होते हैं उनको किस तरीके ट्रीट किया जाता है। इसमें शवाधान जो अंतिम संस्कार होता है, सिर्फ एक ही बताया गया है कि उनकी कब्र बना के उन्हें दफना दिया जाता है। लेकिन ये जो हमारे सिर्फ जो 12th लेवल तक जो हमको पढ़ाते हैं, सिर्फ ये है कि इनका कब्र बना के इनको दफना देती थी। लेकिन आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में 3 तरीके होता है। एक तो कब्र बना देते थे, दूसरा जला देते थे, और तीसरा है इनको खुले में छोड़ दिया था, जैसे चील और गिद्ध जैसे बड़े बड़े जानवर इनका खा सके। लेकिन आपको सिर्फ कब्र वाला पढ़ना है, क्योंकि हमें बुक में कब्र दिया है बस। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ कई कब्रों की बनावट एक दूसरे से भिन्न है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण दफना दिए गए हैं। शायद ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जो उनकी कब्रें जो होती थी, उस कब्र में शव के साथ साथ और भी अन्य उसकी ज़रूरत का सामान और कीमती आभूषणों को दफना दिया जाता था, जिससे कि अगले जन्म में, अगर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि अगले जन्म जो उनको मिलेगा, तो उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ होती है उनको सब प्रदान कर दी जाती है। या यह सोचकर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा, कि अगला जन्म जो उसको मिलेगा वो इन चीज़ों का प्रयोग कर सके। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र में आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण,
मनके से बने आभूषण आदि मिले हैं। अब ये मनका जो होता है ये बहुत महंगा होता है उस टाइम, तो अब ये यहीं पे दो चीज़ें बढ़ गई, एक तो दर्पण, तांबे का शीशा, और एक के कब्र में मनके के बने हुए आभूषण। तो ये मनके जो होता है बहुत महंगा होता है, तो ये यहाँ पे आ गया। ये रॉयल लोग होते होंगे, शाही लोग, जिनके मनके होते होंगे, मनके के बने आभूषण। और कुछ गरीब, कुछ के उसमें सिर्फ दर्पण रख देते थे। और सबसे मेन जो है आभूषण महिला की कब्र में भी है और पुरुष की कब्र में भी, मतलब दोनों के दोनों जेवर पहनते थे। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे। इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अब जो मिस्र में जो ये मिली है पिरामिड जो मिले हैं, उन पिरामिडों के अंदर जो उनके राजा महाराजाओं को जो दफनाया जाता है, उनके साथ में बहुत बहुमूल्य चीज़ें और धन संपत्ति दफना दी जाती थी कि उसको आगे इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। लेकिन जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, बहुमूल्य चीज़ें नहीं दफनाती थी। वो सिर्फ उनकी बेसिक नेसेसरी जो होती है सिर्फ वो दफनाया करते थे। अब जैसे कि इसको देख लीजिए, ये इनका पिरामिड ये बना दिया, ये पिरामिड में 3 गेट हो गए, ये इस तरीके इनका पिरामिड बनाया था मिस्र के लोगों का। अब आता है इसमें विलासिता यानी लग्जरीज। उपयोगी और विलास। उपयोगी जो होती थी ये होती है कम कीमती, लेकिन जो विलास यानी कि लग्जरीज जो होती है वो बहुत महंगी होती है। उपयोगी रोजाना के काम में आने वाली, लेकिन ये रोजमर्रा के काम में नहीं ली जा सकती थी। ये आसानी से उपलब्ध होती थी, ये आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। और ये महंगी कम होती थी, लेकिन जो विलास जो लग्जरी होती है वो महंगी बहुत होती है। आगे पढ़ते हैं। उपयोगी वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो रोजमर्रा के उपयोग में ली जाती हैं, जैसे चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुई आदि। यह वस्तु से पत्थर या मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थ से बनाई जाती थी। यह बस्तियां समान रूप में आसानी से उपलब्ध थी। यह वस्तुएं होगी, सॉरी गलती मिसप्रिंट हो गया। यह वस्तुएं सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध थी। ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो। अब ये हम लग्जरीज वाला पढ़ रहे हैं, विलासिता वाला। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ये। आप खैर समझ जाइएगा, इससे थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है। विलासिता ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, जो महंगी तथा दुर्लभ हो। ऐसी वस्तुओं का पुरातात्विक कीमती मानते थे, जैसे फ्रांस के पात्र। ये जो हमें घड़ा दिखाया है ये फ्रांस का बना हुआ है। ये बहुत महंगा होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत रेयर एलिमेंट होता है उस टाइम के लोगों को। फ्रांस के पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। इसे घिसी रेत, रंग और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया जाता था। ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थ से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में ही मिली है। छोटी बस्तियों में यह बहुत कम मिलती है। सोना भी दुर्लभता शायद आज के जैसे ही महंगा रहा हो। दैट्स इट गाइज, हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट इसका कल अपलोड कर दूंगा मैं। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको आसानी से समझ आई या नहीं। धन्यवाद।